पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूरा होने के बाद पूर्वी घाट आपको पढ़ना है। पश्चिमी घाट में दो छोटी छोटी बातें रह गई हैं, उससे नोट्स बनाकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी मैंने बताया था आपको, नीलगिरी पर्वत गांठ जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। केरल के सदाबहार वन, केरल के जो प्रसिद्ध सदाबहार वन हैं वो नीलगिरी पर्वत पे पाए जाते हैं। केरल के प्रमुख सदाबहार वन नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। उन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? उनका नाम है साइलेंट वैली, शांत घाटी। साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी। साइलेंट वैली या शांत घाटी अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, इवन एशिया में फेमस है। साइलेंट वैली या शांत घाटी अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए इंडिया और पूरे एशिया में फेमस है। बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए, जहां पर अनेक तरह की जीवों, जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, उसे बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। इसके अलावा पालनी पर्वत श्रेणी पर, जो पालनी पर्वत श्रृंखला है, इस पर प्रसिद्ध स्थल पाया जाता है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल। कोडाई कनाल पर्यटक स्थल, कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पालनी पर्वत श्रृंखला पर है स्थित। तो ये आपका पश्चिमी घाट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पूर्वी घाट के बारे में आपको छोटी छोटी चीजें समझनी है। जिस तरह से पश्चिमी घाट पूर्ण रूप से निरंतर और क्रमशः है, आप देखते हैं कि पश्चिमी घाट में ज्यादा गैप नहीं पाए जाते, ये पूरी तरह से निरंतर और क्रमशः है। जबकि पूर्वी घाट निरंतर और क्रमशः ना होकर प्रमुख रूप से जगह जगह कटा छटा है, कटा छटा है। इसका क्या कारण है कि पूर्वी घाट निरंतर ना होकर कटा छटा है? प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सभी नदियां, लगभग सभी नदियां, तापी और गोदावरी, तापी और नर्मदा को छोड़कर, क्योंकि अपनी ब्रज घाटी में बहती हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नदियां क्या काम करती हैं? नदियां पहाड़ों को काटने का काम करती हैं। जिस स्थान से नदियां बह रही होंगी उस स्थान को काटती चली जाती है। और किस लेवल तक काटती हैं? जब तक वो अपनी समुद्र की लेवल को प्राप्त ना कर लें। समुद्र का जो लेवल है, नदियां ऊंचाई से बहती हुई आ रही है, सपोज कीजिए कि ये पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़ है और ये है आपका समुद्र। जब नदियां ऊपर से बहती हुई आती हैं तो धीरे धीरे गहरा करती जाती हैं, अपनी घाटी को गहरा करती जाती हैं। और किस स्तर तक गहरा करती हैं? जब तक ये गहरा करते करते समुद्र की सतह तक ना आ जाए, समुद्र की जो ऊपरी, जहां समुद्र का जो लेवल होता है, वाटर लेवल, जब उस लेवल तक आ जाती है तब वो उस पहाड़ को गहरा करना बंद कर देती है, क्योंकि उससे नीचे नहीं जा सकती वो। उससे अगर नीचे जाएंगे तो समुद्र का जल ही वापस नदियों में चला जाएगा। जबकि नदियों का काम है सतह को गहरा करना, अपनी घाटी को गहरा करना। तो नदियों के लगातार बहाव के कारण पूर्वी घाट कट छट गया है। आप देखते हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में पूर्वी घाट श्रृंखला पूरी तरह से गायब है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में जो इनके बीच का बेसिन है, इनके बीच का जो भाग है, इसके बीच में पूर्वी घाट पूरी तरह से गायब हो गया। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से गायब है। क्यों? क्योंकि नदियों ने इस पूर्वी घाट को काट छाट कर समतल बना दिया है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट से नदियां बहती हैं, इसके अलावा जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, बहुत सारी, सैकड़ों छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। आंध्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। अब चूंकि ढाल इसका
पूरब की तरफ है, तो ये सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। इसकी वजह से ये पूर्वी घाट पूरी तरह से कट छट कर अलग अलग हो गया है, श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध नहीं है पूरी तरह से। तो आप समझ गए कि पूर्वी घाट इतना कटा छटा क्यों है। अब उसके आगे आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पूर्वी घाट, उत्तरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। उत्तरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट में जिन पर्वतों की श्रृंखलाओं को काट छांट दिया है नदियों ने, तो उन राज्यों में इन अलग अलग पर्वतों को स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट पूरा तापी नदी के मुहाने से लेकर केप कैमोरिन तक विस्तृत है। इसे पूरे को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इसके विपरीत पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणी है, ये कट छट कर अलग अलग श्रृंखलाओं में दिखाई देती है, इसलिए इसे वहां के स्थानीय नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नाम, स्थानीय नाम इसके दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जब भी पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन बनते हैं तो छोटी छोटी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और जिनके स्थानीय नाम हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इन पर्वत चोटियों को किस किस नाम से जाना जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं को? नल्लामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, सबको बनाना पॉसिबल नहीं है मैप में, बस आपको नाम याद रखने हैं। दो हमने आपको बनाकर दर्शाए हैं, नल्लामाला और वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के साथ एक और पर्वत श्रृंखला है पालकोंडा। ये आंध्र प्रदेश के स्थानीय नाम है। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तो यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला है शेषाचलाम। शेषाचलाम ये लिखा हुआ है बीच में, शेषाचलाम। तो पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन तेलंगाना के अलग होने के बाद शेषाचलाम तेलंगाना का हिस्सा हो गया है। शेषाचलाम तेलंगाना का हिस्सा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आप तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को नाम लिखेंगे। सबसे ऊपरी, सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं जावादी पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां। इसके बाद शेवारॉय की पहाड़ियां। शेवारॉय की पहाड़ियों के दक्षिण में पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ियां। पंचमलाई के नीचे यहाँ पर, यहाँ आप मान सकते हैं, पंचमलाई के नीचे सिरुमलाई की पहाड़ियां हैं। तो तमिलनाडु की पहाड़ियां कौन कौन सी हो गई? जावादी की पहाड़ियां, शेवाराय की पहाड़ियां, पंचमलाई की पहाड़ियां और सिरुमलाई की पहाड़ियां। तमिलनाडु की पहाड़ियों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जावादी, शेवाराय और पंचमलाई तो दसियों बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, एसएससी में पूछा गया है, और रेलवे के एग्जाम में, और भी जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उनमें टीजीटी के एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एसएसटी जो टीजीटी देते हैं उसमें जावादी, शेवाराय और पंचमलाई से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जब तमिलनाडु की पहाड़ियों के नीचे आते हैं तो इसके दक्षिण में ये जो पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, जिसे अनाईमुडी पर्वतीय गांठ कहते हैं। अनाईमुडी पर्वतीय गांठ पर आकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक बार पुनः मिल जाते हैं। सबसे पहले कहां मिलते हैं? सबसे पहले मिलते हैं नीलगिरी पर्वत गांठ पर। नीलगिरी पर्वत घाट पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत घाट को ही, या नीलगिरी पर्वत श्रेणी को ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से किसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है, या फिर दूसरी तरह से क्वेश्चन घुमाकर दे दिया जाता है, लेकिन आंसर यही मिलता है अक्सर कि नीलगिरी पर्वतीय घाट को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। इसके दक्षिण में फिर से एक बार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, जिसे अनाईमुडी पर्वतीय घाट कहते हैं।
अनाईगुड़ी पर्वतीय घाट के बारे में आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके उत्तर में अनामलाई की पहाड़ियां हैं, अनामलाई के दक्षिण में इलायची या कार्डामम पहाड़ियां हैं और इसके उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां हैं। पालनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल पूरी तरह से तमिलनाडु में, पालनी की पहाड़ियां पूरी तरह से तमिलनाडु में है, जबकि अनाईगुड़ी, अनाईमलाई और कार्डामम की पहाड़ियां केरला और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये जो हमने आपको तमिलनाडु की पहाड़ियों के नाम बताए हैं, तमिलनाडु की ये पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। ये क्वेश्चन पीसीएस का है, चारकोनाइट चट्टानों से। तमिलनाडु की ये पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां, शेवरॉय की पहाड़ियां, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। इसके अलावा नीलगिरी सहित तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नीलगिरी सहित तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहां आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार पूरी तरह से समाप्त होता है। जितना भी मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार में बताया है या उत्तर भारत के बारे में जो बताया है, अगर यहां से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो 99% आपके क्वेश्चन इतने से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक्स के बारे में। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, टीजीटी हो, एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या दूसरे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 99% क्वेश्चन इतने में से कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। जल्द ही हम ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिवर सिस्टम से पहले हम एक बार प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो भारत के मैदानी भाग हैं। उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट का मैदान पढ़ेंगे। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो मैदानी भाग है और पूर्वी घाट के पूर्व में जो मैदानी भाग है, इन सारे मैदानों का हम एक बार विस्तृत अध्ययन करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो छोटा ही टॉपिक है। मैदानों का अध्ययन करने के बाद हम रिवर सिस्टम पे मूव कर जाएंगे। फिर हम रिवर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, एक सीक्वेंस से सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम ज्योग्राफी को आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। राम राम।